तो ये अभी रिसेंट पेपर है 2023 का, मार्च का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं पहले फेज में। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि अंडरलाइन करना है हमने ऑल द एस आई बेस यूनिट्स। एस आई बेस यूनिट्स को है अंडरलाइन करना है। और अगर हम अपनी थ्योरी की क्लासेस को रिकॉल करें तो वी नो दैट इन एस आई वी गॉट 7 बेस क्वांटिटीज। ठीक है, length having unit meter, mass having unit kilogram, then its time measured in seconds, thermodynamic, temperature। उस वक्त भी मैंने कहा था कभी भी बेस यूनिट के टर्म में बात करें कभी अकेले टेम्परेचर नहीं लिखिएगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर लिखिएगा, याद होगा शायद आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारे एएस के सिलेबस की क्वांटिटीज हैं, मेजर्ड इन एम्पेयर। देन इट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम A2 में यूज करेंगे। और द यूनिट इज मोल। और 7th इज लुमिनियस इंटेंसिटी, और इसका यूनिट था कैंडेला CD। तो ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज है। इनमें से अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन सी क्वांटिटीज जो है वो यहाँ पर बेस क्वांटिटीज है। तो अगर हम इसे अंडरलाइन करना चाहें तो हमारे पास पहली क्वांटिटी है एम्पेयर। तो यकीनन एम्पेयर हमारे पास बेस क्वांटिटी है, कूलम्स नहीं है। ठीक है, और करंट क्वांटिटी है केल्विन एंड न्यूटन। तो दूसरी क्वांटिटी केल्विन है। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, अपना क्वेरी जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है बेटा, तो ये आगे अभी मैंने ये वीडियोस में भी यही सेम पेपर दिया था मॉक्स के लिए। तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो थे ना उन्होंने कूलम्स को भी पिक किया हुआ था, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, कूलम इज अ ड्राइव यूनिट, इट्स नॉट अ बेस यूनिट। सही है। अब नेक्स्ट बेटा, a toy car moves in a horizontal straight line. The displacement s of the car is given by the equation s is equals to v square upon 2l। ठीक है, एक टॉय कार है that moves in a horizontal straight line। horizontal straight line में ये टॉय कार है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। आई होप आप लोग इस इक्वेशन को पहचान गए होंगे। ये इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही है। इस इक्वेशन में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको अगर मैं जीरो कर दूं, यानी जीरो ही करेंगे हाँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। मुझे व्हाट्सएप करो, कोई आंसर बताए कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको मैं जीरो करूंगा तो मेरे पास ये जो एग्जामिनर की गिवन इक्वेशन है ये इक्वेशन बन जाएगी। तो बता सकते हैं? जी सही बात है। यू को हम यहाँ पर इसको जीरो कर देंगे। बिल्कुल सही बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। तो यू को अगर हम जीरो कर दें तो इस इक्वेशन को देखें, यू को मैं जीरो कर दूं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और एस को अगर सब्जेक्ट बनाए तो वी स्क्वायर अपॉन 2 है, ये इक्वेशन बन जाएगी। सही है, समझ में आई है बात की?
अब बेटा सवाल पढ़ लेते हैं, ये तो फिर हमने क्वेश्चन के अंदर चीजों को सोचना शुरू कर दिया। वेयर ए इज द एक्सेलरेशन, ए जो है इसका एक्सेलरेशन है और v इज द फाइनल वेलोसिटी। वेरिएबल्स इसने डिफाइन कर दिए हमें, तो इसके डिफाइंड वेरिएबल्स में v फाइनल वेलोसिटी है और a जो है वो एक्सेलरेशन। स्टेट टू कंडीशंस that apply to the motion of the car in order for the above equation to be valid। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन यानी वैलिड होने के लिए कौन सी दो कंडीशंस आपको सोचनी है? बताओ भाई, क्या कंडीशंस हो सकती है? व्हाट्सएप करो तो बताया मुझे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सही बात है। काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस वैलिड तब होती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो पहला हमने लिख दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा क्या होगा? दूसरी हमारे पास ये आगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो जीरो होगी, तभी तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें नजर आ रही है। अब इसमें कॉमनली जो एग्जाम के अंदर बच्चों का जो मुझे रिस्पॉन्स नजर आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंसर के अंदर ये स्टेटमेंट डालना शुरू कर दी कि मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसको तो हम आंसर के अंदर नहीं रख सकते ना, इस पे तो हमें कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा। सही है, तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको तो हम यूज नहीं कर सकते। तो हमें तो जो उसने पूछा है कि इस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन बन रही है इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, तो इसके अंदर सबसे पहला आपके पास ए जो है वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बेस्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे करती है। और एस की जो इक्वेशन है इसमें यू इलिमिनेट हो गया, और ये यू कैसे इलिमिनेट हुआ? पहला पहला सवाल ही मैंने ये पूछा था। तो यू इलिमिनेट कैसे हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, यू लिख दो या इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। प्रॉब्लली इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। An experiment is performed to determine acceleration of the car in V. The following measurements are obtained. तो ये इसने कुछ मेजरमेंट्स हमें दिए। S हमारे पास है 3.89 और V हमारे पास है 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन ऑफ द कार जो है इसको कैलकुलेट करना। अब जो ट्रेडिशनली जो मैं अपना अंदाज बता रहा हूँ आपको, और जो मुझे स्क्रिप्ट चेक करते हुए पर्सनली पसंद भी है, और जो हाई अचीवर्स का स्टाइल होता है वो यही होता है कि दे ऑलवेज राइट इक्वेशन इनिशियली। भले गिवन थी, उसने इक्वेशन को जरूर लिखना है यहाँ पे, ये गिवन इक्वेशन है, मैंने इसी को यूज किया। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब अगर मैं चाहूँ तो रीअरेंज कर लूँ, वो ज्यादा मुनासिब है, कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ए को सब्जेक्ट बना लिया, आई नीड एक्सेलरेशन। एस की वैल्यू मेरे पास गिवन है, दैट इज 3.89, और v की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, दैट इज 2.75। तो दिस इज 2.75 स्क्वायर, 2 टाइम्स s इज 3.89। तो प्लीज इसका कोई आंसर मुझे बता दे। पॉइंट 9720। सही है बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.9720। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आ गया 0.97। ठीक है, determine the percentage uncertainty
to two significant figures in A. एक्सेलरेशन का परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपको फाइंड करना है। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए देखिए, हमने आपको अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन सिखाई थी थ्योरी की क्लास में। मैंने कहा था अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो आपने एब्सोल्यूट जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको सिंपली आपने ऐड कर लेना, और इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर आपने क्या करना है, आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय योर मेजरमेंट, ये आपके पास क्या बनेगी? ये आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बनेगी। और अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है। अब यही काम कुछ हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तो हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास है एक ही फॉर्म में। जिस चीज की एरर फाइंड करनी है उसको सब्जेक्ट बना के लिखें। a इज इक्वल टू v अपॉन 2s, v स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है। अब बेटा जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की क्या बनानी पड़ेगी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो a के लिए आपने क्या लिखा? डेल्टा a यानी एब्सोल्यूट एरर इन a अपॉन इट्स मेजरमेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये यहाँ पे पावर 2 है तो ये 2 इंटू डेल्टा v अपॉन इट्स मेजरमेंट v प्लस दिस s। तो s के लिए डेल्टा s अपॉन s, ये s का एरर आ गया, ये v स्क्वायर का एरर आ गया। 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई एरर नहीं होगा। और इसको 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू इसका v का एरर है 0.8%। अच्छा, परसेंटेज में गिवन है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान हो गया। तो अब मैं आपके लिए ये 2 अपनी जगह पे आ गई यहाँ पे। दिस डेल्टा v अपॉन v, ये ब्रैकेट के बाहर 100 है, ये 100 इससे होगा। ठीक है। चले मैं काम कर लेता हूँ और ज्यादा एलिब्रेट कर देता हूँ ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटीज भूल गई है, तो वो जरा क्लियर हो जाए। 2 इंटू डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 डेल्टा s अपॉन s इंटू 100। ये मैंने बिल्कुल, ये 100 इधर भी मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। सही है। तो अब ये क्या बन गया? प्लस माइनस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी प्लस परसेंटेज एरर इन डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन बन गई। अब बेटा प्लस माइनस 2, v का एरर उसने हमें दिया है दैट इज 0.8% और s का एरर 0.5%। तो 2 इंटू 0.8% प्लस 0.5%। ये प्लीज कोई मुझे आंसर बताए इसका। क्या किया? 1.6 प्लस 0.5 और 2.1। तो दिस इज प्लस माइनस 2.1%। ठीक है बेटा, सही कहा आपने।
तो ये परसेंटेज एरर आ गया एक है। ये मैंने कोशिश की है बहुत डिटेल में कर दूं, अगर आप एग्जाम में ऐसे करना चाहें आपकी मर्जी है। अदरवाइज यूजुअली ये परसेंटेज एरर्स यू भी करके लिखी जाती हैं। इसका एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी एक तरीकेकार है। जैसे इक्वेशन हमारे पास थी a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। तो दूसरा इसका शॉर्टकट वे ये होता है कि आपने जो यहाँ पर a है इसको लिख दें परसेंटेज एरर इन a, इस v की जगह पे आप लिख दें परसेंटेज एरर इन v। जो भी इसकी पावर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। a पे पावर 1 थी तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज एरर टेक्निकली 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो दैट्स वाई मैंने नहीं लिखी। प्लस अब इस दूसरा वेरिएबल s है, इसकी परसेंटेज एरर डेल्टा s लिखते हैं। अब s के ऊपर पावर 1 है तो दैट्स वाई यहाँ पर भी ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ये एक शॉर्टकट वे है। अगर आप इस तरह से करना चाहें तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली इक्वेशन लिखे। अब आपने 2 इंटू 0.8% प्लस 0.5%, ये आपके पास प्लस माइनस 2.1% आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर है सबको। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ गई 2.1। सही है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, use your answer in C1 and C2 to determine the absolute uncertainty in the calculated value of A। अच्छा, अब मेरी आदत ये है कि जो जो भी रेफरेंस के लिए वो पार्ट्स कहता है तो मैं उनके आंसर्स को जरूर लिखता हूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो मुझसे गलती हो जाए। तो C1 को हम देखते हैं, ये हमारा C है और C1 के अंदर हमने A को फाइंड किया। तो C1 में हमारे पास वैल्यू आ गई A की, दैट इज 0.97। और C2 के अंदर अगर हम देखें तो ये C2 है। C2 के अंदर परसेंटेज एरर है 2.1। तो C2 के लिए हमारे पास इसका एरर आ गया परसेंटेज, दैट इज 2.1%। ठीक है, ये मेरी आदत है, मैं लिख लेता हूँ। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, मैं भी स्क्रिप्ट चेक करता हूँ तो उसमें नजर आता है, भूल जाते हैं, गलत वैल्यू उठा लेते हैं। तो अच्छी आदत है अगर आप लिख लें इस तरह से। अब बेटा परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन इज प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दिस इज 2.1 और 100, ये वाला 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये परसेंट खत्म हो गई। ठीक है, 100 पे डिवाइड हो गया, परसेंट खत्म हो गया। इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए, दैट इज अननोन, एंड ए इज 0.97। तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन ए क्या बन गया, प्लस माइनस 2.1 अपॉन 100, ये 0.97 यहाँ चला गया, इनटू 0.97। तो प्लीज कोई आंसर बताए मुझे। 0.02। ओके, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज 0.02। आई होप ये सही होगी, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया। सही है बेटा, बाकी लोगों ने आई होप कैलकुलेट की होगी, 0.02 ही आ रही है। तो पहला क्वेश्चन मेजरमेंट से रिलेटेड था। जैसे हम अक्सर आपको बताते हैं कि बेटा पहला क्वेश्चन मेजरमेंट का, लास्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर का, ये तो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें, तो ये आपको बड़ा आसानी हो जाती है। देखें, इस क्वेश्चन के 7 मार्क्स है और ये हार्डली, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 10 से 12 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होप। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। A motor uses a wire to raise a block as illustrated। ये एक ब्लॉक है यहाँ पे, इस ब्लॉक को ये रेज कर रहे हैं, ये हमारे पास ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को रेज करके ये पॉइंट एक्स है
और ये पॉइंट एक्स से द बेस ऑफ द ब्लॉक टेक्स 0.49 सेकेंड to move vertically upward from level X to level Y. X से Y पे जा रहा है, यानी ये इसकी जर्नी है। इनिशियली जो ये बता रहे हैं हमें, ये X से Y पे जा रहा है बेटा, और इट टेक्स, इस जर्नी का जो ये टाइम ले रहा है, दैट टाइम इज 0.49 seconds एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.64, यानी इक्विलिब्रियम में। तो इसकी ऊपर की जो मोशन है, इसका वेलोसिटी हमारे पास आ गया 0.64 मीटर पर सेकंड। ड्यूरिंग दिस टाइम द वायर हैज अ स्ट्रेन, अच्छा स्ट्रेन दिया हुआ है, वायर का स्ट्रेन है 0.0012। द वायर इज मेड ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ 2.2 into 10 power 11 pascals and has a uniform cross sectional area. The block has a weight of 1.4 into 10 power 4 newtons. Assume that the weight of the wire is negligible. Weight of the wire is negligible. Weight of the block is given to us. यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है। जो चीज गिवन है मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि मुझे बाद में आसानी हो सोचने में। जी, ये इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर फाइंड करो। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर फाइंड करना है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग स्ट्रेस। Stress is force upon area. That means area is force upon stress. ठीक है, ये हमारे पास एरिया की इक्वेशन होगी। अब जो इस वायर के ऊपर बेटा जो लोड लग रहा है, वो जो लोड है वो इसका वेट है। ठीक है, जो इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, इसको स्ट्रेच कर रहा है, वेट इसका। ठीक है, तो जो फोर्स लग रही है इस केस में, दैट इज द वेट। दैट मींस ये जो F है, दैट F इज वेट। तो मैं इस F की जगह W लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। फिर ये W आ गया। ये तो होगी बात, हमने एरिया कैसे कैलकुलेट करना। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास स्ट्रेस नहीं है, दिस स्ट्रेस इज नॉट नोन, but I know Young's modulus is stress upon strain. तो मेरे पास स्ट्रेन गिवन है, दैट इज 0.0012। स्ट्रेस मैं फाइंड कर सकता हूँ, ई भी गिवन है, तो इसका मतलब हुआ स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन। तो यहां से पहले स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं। ई इज गिवन टू अस, ये मैंने यहाँ लिखी थी 2.2 into 10 power 11। तो ये आ गया 2.2 into 10 power 11 and the strain is 0.0012। बेटा कोई स्ट्रेस की वैल्यू बताओ मुझे। 264 into 10 power 6। ओके, राउंड ऑफ तो नहीं किया ना आप लोगों ने? जैसे कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाला, वही आपने यहाँ पे प्लेस करना। तो राउंड ऑफ नहीं कीजिएगा क्योंकि ये वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है, राउंड ऑफ नहीं कीजिएगा। तो ये 264 into 10 power 6 पास्कल्स आपके पास जो है स्ट्रेस आ गई।
अब इस स्ट्रेस की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। वी नो दैट लोड, दैट इज, लोड कितना था 1.4 इंटू 10 पावर 1.4 इंटू 10 पावर 4, और ये हमारे पास आ गया 264 इंटू 10 पावर 6। इसका प्लीज कोई आंसर बताए बेटा। 5.3 into 10 power minus 5. This is 5.3 into 10 power minus 5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होगा, हाँ सारे ऐसे यूनिट से मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, सबके पास यही आंसर है जिन्होंने कोशिश की है। फाइनल आंसर हमारा आ गया 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 5। तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना था। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे पता था, मैं स्ट्रेस से फाइंड कर सकता हूँ। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, इन दिस केस फोर्स इज दैट वेट ऑफ द ब्लॉक। और स्ट्रेस मुझे फाइंड करना था, उसने मुझे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया था और स्ट्रेन बता दिया था। तो आई यूज दैट रिलेशन E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ से मैंने स्ट्रेस को फाइंड कर लिया और स्ट्रेस की वैल्यू को फिर मैंने इस इक्वेशन में प्लेस किया और यहाँ से मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया को फाइंड कर लिया। दैट इज 5.3 into 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं बेटा। The increase in gravitational potential energy of the block for the movement of its base from x to y. x to y ये मूव कर रहा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी डेल्टा EP इज इक्वल टू mg डेल्टा H। ठीक है, and this mg is the weight and that is known to us, ये हमें पता है। तो w into delta h मैंने इसको यूं कर, सही है ना बेटा। ब्लॉक का आपके पास वेट गिवन है, सही है। तो जब हमने थ्योरी की क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी तो हमने कहा था ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ जा रहा है और इसकी ये जो है हाइट इसने गेन की है, ये हाइट का इंक्रीज है। दिस डेल्टा H इज H, ठीक है, चेंज इन हाइट। और ये मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कराया था, ठीक है। और जब मैंने इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराया था तो ये जो F अपवर्ड है और जो इसका वेट है, अगर हम इसको सोचे तो F अपवर्ड जो इसको ऊपर की तरफ मूव करा रही है दैट इज इक्वल टू वेट। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि वर्क इज इक्वल टू F इंटू S। तो यहाँ पर जो F है दैट इज mg और ये आपके पास डेल्टा H, दिस इज योर S। तो यहाँ पे डेल्टा H या H जो भी आप, अगर इंक्रीज की बात करें, चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा H। तो यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, दिस इज H। तो दिस होल फैक्टर mg, मैंने क्लास में mg लिखा था, एक्चुअली ये फोर्स है यानी वेट है, तो इसको wh भी तो लिख सकते हैं, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। ये जो इस पे वर्क कर रहे हैं, वर्क की डेफिनेशन याद करें क्या थी। वर्क इज द चेंज इन एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी बॉडी पे वर्क करेंगे तो एनर्जी में चेंज आएगा। तो यहाँ पर इस ब्लॉक को जब मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ और उसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसके इक्वल है, वो mgh के इक्वल है। एंड दिस mg इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। अच्छा, ये वेट के इक्वल क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है, इसलिए ये वेट के इक्वल है। सही है ना बेटा।
मेरे ख्याल से रिकॉल हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जरा सिनेरियो देखें। तो ये x से y पे जा रहा है, ये x से y पे यहाँ पे आ रहा है बेटा। और ये इसने जो हाइट ली है वो हाइट हमें पता नहीं। अच्छा, हाइट पता नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगेन अगर आप काइनेमेटिक्स को याद करें तो आपको मैं रिकॉल करा दूं, काइनेमेटिक्स में हमने कहा था कि दुनिया में जब भी मोशन होगी तो उसकी दो प्रोबेबिलिटीज होंगी, या तो एक्सेलरेशन जीरो होगी या एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो वो बॉडी रेस्ट में होगी, या वो बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो ओनली एक ही इक्वेशन है, दैट इज s इज इक्वल्स टू vt। ये इक्वेशन यूज करेंगे वेयर दैट s वाज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी आप कह लें। v is the velocity and t is the time for the journey। ठीक है। और अगर आपके पास एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो फिर प्रोबेबिलिटीज थी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी या एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी, और हमने कहा था जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं, जैसे s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ठीक है। टू ए एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दीज आर द इक्वेशन वैलिड। ये तब वैलिड होंगी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जहां पे होगी वहां पे ये इक्वेशंस वैलिड होंगी। आई होप आप लोग को काइनेमेटिक्स का बेसिक रिव्यू हो गया होगा, याद आ गया होगा। अगर भूल गए आप लोग तो जब भी इस दुनिया में मोशन होगी तो उसको हमेशा एक्सेलरेशन की टर्म्स में सोचा जाएगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो फिर प्रोबेबिलिटीज है या तो वो बॉडी रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में। अब लाजमी बात है, काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें बॉडी मोशन में होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो सिर्फ एक इक्वेशन होगी, s इज इक्वल टू vt। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही होगी तो फिर आपके पास ये काइनेमेटिक्स का स्वेट अप्लाई करेंगे, आप उसकी इक्वेशंस को यूज करेंगे और इससे फाइंड करेंगे। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है, ये आपने विस्कस ड्रैग में टर्मिनल वेलोसिटी वाले टॉपिक में इसके ऊपर कमेंटिंग की है। और इसका सर्कुलर मोशन और एसएचएम का पार्ट जो है वो A2 के अंदर है, तो इसकी अभी हम बात नहीं करते। हम लोग काइनेमेटिक्स में इसकी डिटेल में बात कर चुके हैं और इसकी बात कर चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप सबको रिकॉल हो गया होगा कि हमने थ्योरी की क्लास में इसको किस तरह से सोचा था मोशन को। अब ये मुझे सारी कहानी क्यों सुनानी पड़ी है, ये सारी कहानी इस क्वेश्चन से रिलेट करती है। द ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो मैं s इज इक्वल टू वी टी, इस इक्वेशन को यूज करके ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया s या h जो भी इसको कहें, ये मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। दिस इज डेल्टा h। ये फाइंड कर सकते हैं ना बेटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन पे वापस आऊं कि पोटेंशियल एनर्जी W इंटू एच है। W तो मेरे पास है 1.4 इंटू 10 पावर 4। वेट दिया है ना बेटा उसने, ये रहा। ठीक है। तो H मुझे जो है, H जो कि S है, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा H इज S, ये मैं फाइंड कर रहा हूँ। और किस तरह से फाइंड कर रहा हूँ, S इज इक्वल टू वी टी। अब मेरे पास अगर जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे सारी गैदर की थी, इसमें मेरे पास टी भी है और वी भी है। तो इसका मतलब 0.64 इंटू 0.49, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 0.64 इंटू 0.49, तो ये मेरे पास एस या एच जो भी आप कहें वो आ जाएगा। प्लीज कोई आंसर बताए। 0.314, तो 0.314 मीटर्स मेरे पास ये आंसर आ गया। तो बेटा अब इसको यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं। तो ये आ गया 0.314। तो प्लीज कोई आंसर बताए मुझे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है।
4396 4396। अब इसको 2SF में कितना लिखेंगे? 4400 जूल्स। राउंड ऑफ कर दी मैंने और ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। कभी भी आपने किसी भी कैलकुलेशन को जब आपने वर्कआउट करना है कैलकुलेटर से, तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, डायरेक्ट कभी भी राउंड ऑफ आंसर नहीं लिखा जाता, आपका रॉ आंसर आता है। और जो हाई अचीवर होता है उसका रॉ आंसर 4 to 5 SF तक जा सकता है। 3 4 5 SF तक एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि रॉ आंसर से फिर वो राउंड ऑफ करके 2 की तरफ लाएगा या 3 की तरफ लाएगा एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर इसको 4400 जूल्स जो है मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। आई होप आंसर कोट करने का भी तरीका समझ में आ गया। रॉ आंसर लिखेंगे, उसके बाद फाइनली आंसर को राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका, द मोटर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 56%। कैलकुलेट द इनपुट पावर टू द मोटर as the base of the block moves from x to y. ओके, तो अभी तक वो x to y में फंसा हुआ है, तो नहीं बेटा, राउंड ऑफ करना जरूरी है, राउंड ऑफ करना जरूरी है, बिल्कुल आंसर का मार्क है, रॉ आंसर पे मार्क नहीं मिलेगा। ये हम दे तो देते हैं यहाँ पे मॉक्स बॉक्स में अपनी कॉपीज चेक करते हैं, लेकिन वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहानी अभी तक वहीं पे फंसी हुई है बेटा, एक्स टू वाई मोशन है, इसमें ये इसको ऊपर लेके जा रहा है। अब जो मोटर की एफिशिएंसी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो कितनी है? 56%। और कैलकुलेट द इनपुट पावर टू द मोटर एज द बेस ऑफ द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स टू वाई बेस ऑफ द ब्लॉक मूव कर रही है, इनपुट पावर आपको रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास जो है, जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो इनपुट पावर है, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। ये हमने कैलकुलेट करना है। एफिशिएंसी हमारे पास ये आ गई ईटा, दिस इज 56%। अच्छा, थोड़ा सा एक दफा और इसको रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। हमारे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने पावर सप्लाई की, दिस इज पावर इनपुट। यहाँ से जो पावर आउटपुट है दैट इज पावर यूजफुल, और कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, थर्मल एनर्जी या फ्रिक्शन की लॉसेस या कोई और लॉसेस डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। एंड वी नो दैट द एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर आउट अपॉन पावर इन। एफिशिएंसी इसके इक्वल होती है, और परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है ना? ये याद आ गया आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर का? तो अब यहाँ पर इसने हमें, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर आउट अपॉन पावर इन। तो पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल डाटा कौन कौन सा है। तो हमारे पास इसमें एफिशिएंसी गिवन है दैट इज 56%। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है वो 56% है, लेकिन पावर आउट गिवन नहीं। अब ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है? एक्स टू वाई। अब बेटा पावर जो आउट होगी, मोटर का वर्क डन होगा, इसको एक्स से वाई पर ले जाना, यहाँ से उठाकर यहाँ तक ले जाने पे जो मोटर ने वर्क किया वो वर्क आपके पास पर यूनिट टाइम, वो आपके पास पावर बन जाएगी, है ना? इसकी वेलोसिटी गिवन है और इसका फोर्स भी गिवन है। तो पावर की जो इक्वेशन मैं यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो इक्वेशन है पावर इज इक्वल टू एफ वी। ठीक है, तो एफ हमारे पास है 1.4 इंटू 10 पावर 4, और वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 0.64। तो दिस इज 0.64। तो प्लीज ये पावर आउट जो है मुझे कोई बताए, ये मोटर जो वर्क कर रही है जितनी, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क हो रहा है
उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, वो यहाँ पर वो ब्लॉक के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द आउटपुट पावर जो उसके अंदर स्टोर हो रही है, दैट इज द यूजफुल पावर। ठीक है, तो प्लीज मुझे आंसर बताएं इसका। 8960 8960 वॉट्स, ये हमारे पास जो है क्या आ गया बेटा, ये इसका हमारे पास जो है पावर आ गया। ठीक है, ओके। तो अब बेटा इसको यहाँ पे यूज वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो दिस इज 8960 डिवाइडेड बाय 56 अपॉन 100। समझ गए ना, 100 पर डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये 56% है, इस परसेंट को खत्म करने के लिए मैंने 100 पे इसको डिवाइड किया। तो प्लीज ये कोई मुझे आंसर बताया इसका, पावर इनका कितना बन रहा है? 16,000। तो 16,000 वॉट्स हमारे पास आंसर आ गया। तो अगर मैं इसको यूं कर दूं थोड़ा सा, अगर यहाँ से ये 1 2 3 और 4, अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,000 भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। तो आपने मुझे 16,000 बताया तो मैं वैसे लिख देता हूँ, यूएसएफ में है। ठीक है, ये हमारे पास बेटा इसका इनपुट पावर आ गया। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गई है बात की। नेक्स्ट पार्ट, द बेस ऑफ द ब्लॉक नाउ हैज यूनिफॉर्म डिसलरेशन। ओके, अब ये डिसलरेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड है डिसलरेशन का 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम लेवल y until the base of the block stops at level z। ओके, लेवल z पे जाके वो स्टॉप कर रही है। कैलकुलेट टेंशन इन द y, टेंशन आपको फाइंड करनी है एज द बेस ऑफ द ब्लॉक मूव्स फ्रॉम y टू z। अब वो y टू z वाले चक्कर में आ गया। अगर डायग्राम पे वापस आते हैं, ये हमारे पास y टू z, इस जगह पे ये y टू z जा रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0.64 मीटर पर सेकंड है। ऐसे ही है ना, इसी वेलोसिटी से डिसलरेट होगा। ठीक है ना बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी थी ना, इस पॉइंट से वेलोसिटी कम होकर यहाँ वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख ली, शायद हो सकता है हमें यूज करनी पड़ जाए कारण। और यहाँ पे यूनिफॉर्म डिसलरेशन है, और वो यूनिफॉर्म डिसलरेशन जो है उसको अगर मैं सोचूं तो दैट इज -1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, डिसलरेशन है, दैट्स व्हाई मैंने नेगेटिव साइन रखा। हमें टेंशन फाइंड करनी है। अब हमें इस ब्लॉक को यहाँ पे एक दफा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, उसकी फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड है, और ये डिसलरेट कर रहा है -1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। दिस नेगेटिव साइन इज फॉर डिसलरेशन, रिमेंबर दैट। अच्छा, जैसे हमने क्लास में सोचा था, हमने ये कहा था कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होगा उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो से दिस इज पॉजिटिव और इससे अपोजिट वेट है, तो दिस इज T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन बन गई। यही है ना बेटा, ये रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज रखते हैं। T इज इक्वल टू W पे इधर ले जाते हैं, W प्लस एम ए, ये आ गया। W इज 1.4 इंटू 10 पावर 4। अच्छा, मास नहीं है हमारे पास, मास हम फाइंड कर लेते हैं। W इज इक्वल टू एम जी, तो M इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 पावर 4 अपॉन 9.8। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, 1.4 इंटू 10 पावर 4 अपॉन 9.8। ये ब्रैकेट आ गया, ये मास आ गया, और एक्सेलरेशन आ गया -1.3। ठीक है, ये डिसलरेशन था हमारा। तो ये प्लीज तो मुझे आंसर इसका कैलकुलेट करके बताएं, टेंशन कितना आ रहा है।
1214.7, 1214.75, ये हमें आंसर बताया। तो ये बन गया 12145, तो 1234, तो ये बन गया 1.2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। तो टेंशन कितनी आ गई बेटा? टेंशन आ गई 1.2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। सही है? तो मसला इसमें क्लियर होगी बात? अच्छा, तो नेक्स्ट जल्दी सवाल है। टेंशन आ गई। अब ये कह रहा है बेस ऑफ द ब्लॉक इज एट लेवल x, y, and z at time tx, ty, and tz respectively. On figure 2.2, sketch a graph to show the variation with time t of the distance d of the base of the block from level x. Numerical values of d and t are not required. यानी आपको सिंपल स्केच करना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं चाहिए। तो सिचुएशन ये है कि ये ब्लॉक आपका जब यहाँ पे है, ये पॉइंट है x, यहाँ पे टाइम है tx, ये ब्लॉक ये y पे आ गया तो टाइम है ty, और ये ब्लॉक z पे आ गया तो टाइम है tz। ठीक है? तो इस रीजन के अंदर एक्सेलरेशन आपके पास 0 है, और इस रीजन के अंदर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, यानी डिसेलरेशन है, माइनस है। ठीक है? तो प्रॉब्लम x टू y कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और y टू z डिसेलरेट कर रहा है। सही है बेटा? अच्छा, जो अपवर्ड वेलोसिटी है इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है 0, यहाँ पर वेलोसिटी थी 0.64, और यहाँ पर पूरी जर्नी में 0.64 है। न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं चाहिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ लिखी है। सही है? तो इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा tx पे, तो tx पे आपके पास ये बेटा आपके पास tx पे इनिशियली टाइम 0 और वेलोसिटी आपके पास 0। ty पे फर्स्ट करते हैं, इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, ये पॉइंट आ गया। ये मेरा एक पॉइंट आ गया, और टी वाई पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट करते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है? ये कैसी होनी चाहिए बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट है। ग्राफ्स याद है? अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका जो ग्रेडियंट है वो है वेलोसिटी। इस ग्रेडियंट को देखो, ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी है। यानी अगर मैं इसका वीटी ग्राफ सोचूंगा तो इसका वीटी ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्स टू वाई जब वो मूव कर रहा है तो वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहता तो मेरा ग्राफ ऐसा बनता, लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, तो ये ग्राफ मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो स्केच कर देता हूँ। तो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी आपके पास डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन है तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है।
और पॉजिटिव डिक्रीज है, अपवर्ड वेलोसिटी है ना, अपवर्ड मैंने पॉजिटिव वेलोसिटी दी, तो अपवर्ड वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कम हो रही है। यानी अगर मैं वीटी ग्राफ सोचूं आपके लिए, तो बेटा वेलोसिटी शुरू में 0.64 है, और 0.64 से ये वेलोसिटी कम होकर कितनी हो गई, 0 हो गई। सही है ना? मैंने ये नंबर से समझाने की कोशिश की है, आई होप। ये यहाँ पे 0.64 है इनिशियल वेलोसिटी, ये यहाँ पे पॉइंट वाई पे आ गया, और ये यहाँ पे जी पे आके वेलोसिटी 0। ये वीटी ग्राफ है इसका। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सोचेंगे, तो ये ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। और पॉजिटिव डिक्रीज के लिए अगर आप याद करें, तो आपको जो शेप हमने याद करने को कहे थे, उनमें ये शेप था हमारा। ठीक है, 4 शेप बेटा मैंने याद करने को कहे थे। दिस इज पॉजिटिव इंक्रीज, दिस इज पॉजिटिव डिक्रीज, दिस इज नेगेटिव इंक्रीज और नेगेटिव डिक्रीज, एंड दिस इज, बल्कि इसके नीचे मैं उसको बना देता हूँ, ये आपके पास नेगेटिव इंक्रीज है और ये नेगेटिव डिक्रीज है। क्या तरीकेकार बताया था, याद करो बेटा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, अगर इनिशियली ग्राफ का ग्रेडियंट, वेलोसिटी को छोड़ो, इनिशियल ग्रेडियंट 0 है, इनिशियली टाइम 0 पे, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग स्लोप होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। यहाँ पर देखो, ये इनिशियली आपके पास 0 है, ये इनिशियली 0 है, इस वजह से ये इंक्रीजिंग है। याद आ गया? उसके बाद मैंने कहा था कि आपने टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ये देखो, ये नेगेटिव ग्रेडियंट है और ये पॉजिटिव टेंजेंट बन रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग, दिस इज नेगेटिव इंक्रीजिंग। फिर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर इस जगह पर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0, मतलब सॉरी, इनिशियल ग्रेडियंट अगर 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, और फिर आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये टेंजेंट आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव डिक्रीज, ये ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाए, तो इनिशियली द वेलोसिटी इज नॉट 0, सॉरी अगेन बार बार वेलोसिटी आ रही है, इनिशियल ग्रेडियंट इज नॉट 0, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग है। और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखें, तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट आपको बता रहा है। क्या था, याद करें, मैंने सिर्फ एक लाइन याद करने को कही थी, इफ इनिशियली टाइम 0 पे ग्रेडियंट 0 होगा, तो वो ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीजिंग होगा, अगर वो 0 नहीं है तो वो डिक्रीजिंग होगा। फिर जो भी कर्व होता है उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और आपके पास ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है और ये नेगेटिव ग्रेडियंट है। जिसका टेंजेंट इस तरह का बनेगा तो वो पॉजिटिव इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, जिसका टेंजेंट इस तरह का बनेगा, दिस इज नेगेटिव इंक्रीज और डिक्रीज। याद आ गई? काइनेमेटिक्स में ग्राफ का हमने कुछ इस तरह से सोचा था। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये y से z पे मूव कर रहा है, y पे वेलोसिटी 0.64 है, ये डिक्रीज करके वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये आपके पास पॉजिटिव डिक्रीज है। और पॉजिटिव डिक्रीज का अब आपको जहन में आ गया होगा, पॉजिटिव डिक्रीज का ये ग्राफ, ये मैंने याद करने को कहे थे, मैंने कहा अगर भूल जाओ ये इंक्रीज उसका, तो ये 4 शेप आपको याद कर लेने बस। ठीक है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे आगे हम इसका ग्राफ स्केच कर लेते हैं। अब z पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो z पे अगर वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, ऐसे ही है। सही है ना बेटा? ये जरा केयरफुली देखना पड़ेगा, आई डोंट नो मार्किंग स्कीम इसकी क्या कह रही है, लेकिन आखिरी इसने कहा था z पे वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब आखिर में इसका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि ग्रेडियंट 0 करना है मुझे। तो बेटा अब ये आपके पास ये इसका शेप बनेगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इस कर लेते हैं, और ये बेटा इसका, ये इसका ग्रेडियंट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इस तरह से ये बन जाएगा, बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल हो गया।
इस तरह से। तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर आपके पास इस रीजन में एक्सीलरेशन 0, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यहाँ पे डिसेलरेशन है और वेलोसिटी स्टिल पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो, ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग वेलोसिटी शो कर रहा है, और ये आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी शो। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। काफी हद तक मैंने कोशिश की डिटेल में चीजें रिवाइज कराते जाऊं साथ साथ।